Hi everyone, welcome to today's lecture. So recently we have covered the Indus Valley civilization, and before that we have covered the prehistoric period, which is also the most important part of the ancient history. So now in today's lecture we will discuss about the Vedic period, or you can say the Vedic age, and it is also the most important time period or most important topic of the UPSC, not for the UPSC but also for the one day examination. बिफोर प्रोसीड टू फर्दर आई वुड लाइक टू थैंक टू ऑल ऑफ यू कि आपने लास्ट वीडियो को इतना यू नो इतना प्यार दिया और आप सबको इतनी अच्छी लगी, आपने लाइक और कमेंट करके मेरे को बताया. सो आई होप सो ये वीडियो भी आपको काफ़ी अच्छी लगी कि मैं जो प्रेजेंटेशन है उसे इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मिक्सअप लैंग्वेज में कन्वे करने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज नॉट ऑल स्टूडेंट अंडरस्टैंड हिंदी एंड नॉट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इंग्लिश. तो मेरे से हर एक बच्चा कनेक्ट है, तो मैं अपनी बात को इंग्लिश और हिंदी दोनों में कन्वे करने की कोशिश करूंगा. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो इफ यू टॉक अबाउट द ऑथर ऑफ द वैदिक हाइम्स HYMNS. सो अगर मैं वैदिक हाइम्स यानी मंत्र, जो भी आपके वैदिक हाइम्स यानी वैदिक मंत्र वगैरह जितने भी है, अगर मैं उनके ऑथर की बात करूं तो वो ऑथर कौन है? वो है आर्यंस. अभी रिसेंटली लास्ट वीडियो में वी हैव अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इन विच जिसमें से एक आपका रीजन था दैट आर्यंस केम, जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ. उधर से ही हमने स्टार्ट करा. तो इस वीडियो में मैं आपको आर्यंस के बारे में भी समझाऊंगा दैट हु आर आर्यंस, हाउ दे केम इन इंडिया. ठीक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 2-3 लाइंस के अंदर आपको समझ में आ जाएगा. अगर मैं बात करूं वैदिक हाइम्स की, तो वैदिक हाइम्स के ऑथर अगर देखें तो वो कौन है? आपके आर्यंस हैं. ठीक है, दे आर्यंस कौन थे? देवर पेस्टोरल नोमैड्स. पेस्टोरल नोमैड्स मतलब ये ज्यादातर आपके गाय भेड़ बकरियां इस टाइप के जो एनिमल्स है, जो इनको पेस्टोरल नोमैड्स कहा जाता है. ये इन पे डिपेंड हुआ करते थे, इनका यही कामकाज हुआ करता था. दे यूजुअली स्पोक द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज. वो क्या कौन सी लैंग्वेज स्पीक किया करते थे? वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज स्पीक किया करते थे. ये उनकी लैंग्वेज हुआ करती, जिससे लेटर क्या क्या डेवलप हुई? जिससे लेटर आपकी संस्कृत लैंग्वेज डेवलप्ड हुई है, जो कि आपकी लेटर संस्कृत में डेवलप्ड हो गई. कहाँ से? इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से. कैसे? अभी मैं आपको बताऊंगा. दे एंटर्ड इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया. जो आर्यंस थे वो आपके कहाँ से आए थे? अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे, ये मेरा लास्ट वाला मैप है, तो वो कहाँ से एंटर हुए थे? वो इंडिया के अंदर नॉर्थ वेस्ट साइड से एंटर हुए थे. ये आपका इंडिया का मैप है, ये हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स हैं. तो जो इंडो आर्यंस हैं वो कहाँ से एंटर हुए थे? वो आपके नॉर्थ वेस्ट साइड से एंटर हुए थे. फ्रॉम द स्टेपिज माउंटेन आपने सुना होगा, जो कि आपके कहाँ पे? इधर नॉर्थ एंड साइड पे है. ठीक है, नॉर्थ वेस्ट के अंदर है. इधर क्या है? स्टेपिज माउंटेन है, सेंट्रल एशिया रीजन के अंदर. यहाँ से ये एंटर हुए थे, और इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इनको इंडो आर्यंस कहा जाता है. ये लिखा है मैंने इंडो आर्यंस, और समवेयर यू विल रीड दैट दे वर कॉल्ड द जस्ट आर्यंस. इन्हें कई बार जस्ट आर्यंस भी कहा जाता है. द एंटायर रीजन, जितने भी रीजन के अंदर दे लिव्ड, ठीक है, दे फर्स्ट सेटल द एंटायर रीजन इन विच द आर्यंस फर्स्ट सेटल्ड. जिस भी रीजन में फर्स्ट सेटल्ड हुए थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उसे क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ सेवन रिवर्स, जिसे सप्त सिंधु के नाम से भी जाना जाता है. यानी जब आपके जो आर्यंस है इंडिया में एंटर हुए थे, तो उनकी फर्स्ट सेटलमेंट कहाँ पे थी? ये जो इंडस रिवर, ये जो मैंने आपको लास्ट मैप के अंदर शो करी थी, इसके आसपास जहाँ पे इंडस वाली सिविलाइजेशन, यहाँ पे ही वो फर्स्ट सेटल हुए थे. और इंडस रिवर की आपको ट्रिब्यूटरीज वगैरह पता है इधर क्या है? मोस्टली आपकी 7 रिवर्स है. ठीक है, इन सबके भी मैं नाम आपको दिखाऊंगा, क्या क्या इनके नाम है, इनके संस्कृत में क्या नाम है, ताकि आप वनडे एग्जामिनेशन की भी साथ साथ तैयारी करते रहिए. जो इनकी फर्स्ट सेटलमेंट है वो इस रिवर के पास हुई थी, इसलिए इस वाले रीजन को लैंड ऑफ 7 रिवर्स. और जो 7 रिवर्स है इस उसकी वजह से इस इट इज ऑल्सो कॉल्ड टू बी द सप्त सिंधु. ठीक है. सो if we talk about who recognized this, then the Sir William Jones. Sir William Jones was the first person who recognized the similarity between the Indo-Europeans and संस्कृत, जिन्होंने इंडो यूरोपियन और संस्कृत के अंदर क्या है? सिमिलैरिटीज ढूंढी थी. अभी मैंने क्या क्या कहा था आपको कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से ही आपकी संस्कृत लैंग्वेज जो है वो इमर्ज हुई थी. इन दोनों लैंग्वेज के बीच के अंदर जो रिलेशनशिप
यानी जो सिमिलैरिटीज निकाली वो किन्होंने ढूंढी थी? सर विलियम जॉन्स ही फाउंड दैट। जैसे कि आप वर्ड सुनते होंगे मातृ एंड पितृ। मातृ एंड पितृ वर द संस्कृत वर्ड्स, ठीक है। लेकिन अगर आप इनको सिमिलर देखेंगे इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के अंदर देखेंगे, उधर मैटर एंड पेटर, मे बी माई प्रोनाउंसिएशन मे बी रॉन्ग, बट आप ये वर्ड देखेंगे तो इनकी सिमिलरिटी कहाँ से दिख रही है आपको? संस्कृत वर्ड से दिख रही है। दिस इज मातृ, दिस इज मैटर, एंड दिस इज पितृ, एंड दिस इज पैटर। सो इस तरीके से क्या है, आपके जो सिमिलैरिटीज हैं सर विलियम जॉन ने फाइंड आउट की थी, इसलिए हम ये कह सकते हैं जो आर्यंस की लैंग्वेज थी दैट इज इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, इसी की वजह से लेटर आपकी संस्कृत लैंग्वेज इमर्ज हुई है। अगर आपको मेरे से कनेक्ट होना है देन यू कैन कनेक्ट टू मी ऑन माय इंस्टाग्राम, दैट दिस इज माय अकाउंट, एंड ऑन द टेलीग्राम आई वुड लाइक टू टेल यू दैट मैं अभी कुछ टाइम में ये टेलीग्राम चैनल में भी मैं बंद करूंगा, मैं दूसरा एक कम्युनिटी ग्रुप बनाऊंगा जिसका लिंक आपको मैं शेयर कर दूंगा और लेटर वीडियोस में आपको पता चल जाएगा। और ये मेरा फेसबुक चैनल है, इधर से भी आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। सो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द सप्त सिंधु, जो कि 7 रिवर्स हैं जिस रीजन के अंदर आर्यन जो है सेटलमेंट हुई थी उनकी। सो दीज वर द 7 रिवर्स। वो 7 रिवर्स क्या है? इंडस, झेलम, छेनब, सतलुज, रवि, घाघर एंड बीस। अगर इनके वैदिक नेम या इनके पुराने नाम देखे जाएं, संस्कृत नेम देखे जाए, तो इंदस को सिंधु नाम से भी जाना जाता है। झेलम वॉज कॉल्ड टू बी वितास्ता, छेनब इज अस्किनी, सतलुज इज शुतुद्री, रवि पुरुषनी, घागर दृषदवती, and bees is Vipasha. Again, I would say just recall the name that Indus, Sindhu, Jhelum, Vitasta, Chenab, Askini, Satluj, Shatudri, Ravi, Purushni, Ghagar, दृष्टावती एंड बीज विपाशा। ये 3 नेम जो कि आपके मोस्टली एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इनके नेम्स भी लिख दिए। एंशियंट नेम, काबुल को कुब रिवर नाम से भी जाना जाता था, स्वत दैट इज सुवस्तु, एंड कुर्रम इज कुर्मू। सो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये कुछ रिवर्स आप याद रख सकते हैं। काफी जो आपके क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व कर पाएंगे। लेट अस टॉक अबाउट द ऋग्वैदिक पीरियड। अब हम अपने पीरियड स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड जो है वो आपका ऋग्वैदिक पीरियड है। इसी के बारे में हम देखेंगे, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे कि क्या इनके सोशल, इकोनॉमी और पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, वो सब आपको आगे जानने को मिलेंगे। सो ऋग्वैदिक पीरियड के अंदर अगर मैं देखूं, अगर इसके टाइम पीरियड की बात करूं, दैट वर द 1500 बीसी टू द 1000 बीसी। जो आर्यन चिफ यानी जो आर्यंस का राजा हुआ करता था, जिसके पास सारी पावर हुआ करती थी, दे वर कॉल्ड टू बी त्रासदायु। दे वर कॉल्ड टू बी त्रासदायु। जो उनका चीफ हुआ करता था ऋग्वैदिक पीरियड में, हमने देखा कि उसके चीफ को त्रासदायु कहा जाता था। और दोज पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइस, जो लोग क्या सेक्रीफाइस नहीं करते थे, और जो या आप बोल सकते हैं वो स्पोक द डिफरेंट लैंग्वेज, जो सेक्रीफाइस परफॉर्म नहीं करते थे, जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज नहीं बोलते थे, अलग लैंग्वेज बोलते थे, दे वर कॉल्ड टू बी दास या दास्यूज। दे वर कॉल्ड टू बी दास एंड दास्यूज। दोज हु कैप्चर्ड इन वॉर, जिन्हें वॉर के अंदर पकड़ा जाता था, जिन्हें वॉर के अंदर पकड़ा जाता, जब वॉर हुआ करती थी तो जो भी लोग उनके कब्जे में आते थे, जिनको भी वो बंदी बनाते थे, उन्हें दास या दासी, दासी यानी स्लेव, ये वर्ड आज भी यूज होते हैं ना, तो उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें दास कहा जाता था। और जो डिफरेंट लैंग्वेज स्पोक करते थे उन्हें दास्यूस कहा जाता था। समटाइम्स दासों को अनास यानी नोजलेस भी कहते थे। अनास नाम भी आप देखेंगे, इन्हीं दास और दासीस को अनास यानी नोजलेस, ठीक है, तो ये नाम से भी कहा जाता था। ये मैंने आपको मीनिंग भी साथ साथ बता दिए, ये आप ध्यान में रख सकते हैं, और इसी से अपना आंसर भी आप बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं इन्हीं पॉइंट्स के अंदर। ऑल्दो ऋग्वेदा इज इन अ संस्कृत, ऋग्वेदा जो है वो आपकी संस्कृत में है। देयर वर अबाउट द 800 वर्ड्स ऑफ द मुंडा एंड द्राविडियन लैंग्वेज। वहां पे क्या है, वहां पे आपको 800 वर्ड्स मिलेंगे। और अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो आपको ऋग्वेदा के अंदर मोस्टली मुंडा एंड द्राविडियन लैंग्वेज के वर्ड्स आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। आप नेट पे पढ़ सकते हैं मुंडा एंड द्राविडियन लैंग्वेज। देन अगर मैं बात करूं ऋग्वेदा के आपके काफी एडिशन है, बट द बुक फर्स्ट एंड 10th वर द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द ऋग्वेदा। बुक फर्स्ट एंड 10th वर द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द ऋग्वेदा।
ऋग्वेद के अंदर टोटल अगर बात करें देयर वर द 10 चैप्टर्स, जिसके अंदर 1048 हाइम्स है। 1048 हाइम्स मीन्स मंत्र। हिंदी में इफ वी से हाइम्स मीन्स मंत्र, 1048 टोटल मंत्र है इनके अंदर। अब ऐसे ही आपने सामवेद, अथर्ववेद ये भी आपने देखे होंगे, इनके बारे में मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा। अगर मैं वैदिक लिटरेचर की बात करूं, लेट अस टॉक अबाउट द वैदिक लिटरेचर। तो वैदिक लिटरेचर आपकी दो में डिवाइड है, दैट इज श्रुति एंड स्मृति। श्रुति मीन्स जिन्हें सुना गया है, ठीक है, जिन्हें सुना गया है, एंड स्मृति मीन्स जिन्हें याद रखा जाता है। अगर मैं वैदिक लिटरेचर की बात करूं, जो विद वर्ड है, विद का मतलब क्या है, जानना, मीन्स टू नो। तो वैदिक लिटरेचर फर्स्ट आपकी टू में डिवाइड है, दैट इज श्रुति एंड स्मृति। श्रुति मीन्स जो कि सुनी गई है, दैट टू बी हर्ड, दैट हैज बीन हर्ड, एंड स्मृति मीन्स दैट हैज बीन रिमेंबर्ड, जो कि याद रखी जाती है, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट श्रुति, श्रुति इज अगेन डिवाइडेड, ठीक है। श्रुति के अगेन कंपोनेंट्स हैं। इफ यू टॉक अबाउट देयर वर द व्हाट वर द कंपोनेंट्स ऑफ द श्रुति, तो श्रुति के कंपोनेंट्स है आपके ब्राह्मण्स, अरण्याक्स, उपनिषद एंड वेदास, ठीक है। श्रुति के चार कंपोनेंट्स हैं आपके ब्राह्मण्स, अरण्याक्स, उपनिषद एंड वेदास। ये सब आपके कहाँ आते हैं, श्रुति के अंदर आते हैं। अगर मैं ब्राह्मण्स की बात करूं, ठीक है, अगर मैं ब्राह्मण्स की बात करूं तो वैदिक हाइम जो है वो ब्राह्मण्स का पार्ट है, ठीक है। वैदिक हाइम जो है वो आपके ब्राह्मण्स का पार्ट है। अरण्यास के अंदर क्या है, इसके अंदर ब्राह्मण जो है कमेंट्री करता है, ठीक है। जो भी किताबें वगैरह लिखी हैं वो सब ब्राह्मण पढ़ता है। तो श्रुति के अंदर अब आप कोई भी मंत्र वगैरह होते हैं वो कौन बोलता है, वो ब्राह्मण ही तो बोलता है। तो ये श्रुति क्या, ये सुनी जाती है ना। तो जितने भी मंत्र वगैरह है, पहले तो संहिता, संहिता आप एक वर्ड याद रख सकते हैं, संहिता। संहिता के अंदर क्या है, सारे आपके हाइम्स जितने भी आपके मंत्र हैं वो लिखे गए हैं, देन ब्राह्मण उन्हें रिसाइट करता है। देन अरण्याक्स, अरण्याक्स क्या है, फॉर द फॉरेस्ट्री टेक्स्ट, फॉर द फॉरेस्ट्री टेक्स्ट, ठीक है। देन उपनिषद, उपनिषद के अंदर आपकी फिलोसफिकल इंक्वायरीज लिखी होती है, ठीक है। एंड देन टॉक अबाउट द वेदास विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपको याद रहे या ना रहे, लेकिन दिस शुड बी रिमेंबर्ड, दैट इज वेदास आर द पार्ट ऑफ द श्रुति। Then Vedas again divided into two period, that is early Vedic and later Vedic. In early Vedic you will see there is one Veda, that is Rig Ved. ऋग वेद कब डिस्कवर हुआ था, कब हुआ था, आपका अर्ली वैदिक में हुआ था। एंड लेटर वैदिक के अंदर आपके सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आपके किसके पार्ट हैं, आपके हैं लेटर वैदिक के पार्ट। देन आपको ऋग्वेदिक के बारे में तो अभी लास्ट उसके अंदर हमने काफी कुछ पढ़ लिया। इफ यू टॉक अबाउट द सामवेद, सामवेद के अंदर क्या कंटेन है, सामवेद के अंदर ऋग्वेदिक के, यानी यही जो ऋग्वेद है इसके हाइम्स, इसके मंत्र कंटेन है विच आर अरेंज टू बी संग। इसके अंदर क्या है ना, म्यूजिकल नोट्स टाइप, यानी किस तरीके से बोला जाता है वो किसके अंदर लिखा हुआ है, वो सामवेद के अंदर लिखा हुआ है। आप लिख सकते हैं एज इन अ म्यूजिकल नोट्स। इफ आई टॉक अबाउट दी यजुर्वेद, यजुर्वेद के अंदर क्या है, आपके रिचुअल्स, क्या रीति, क्या रिवाज होते हैं और क्या मंत्र होते हैं, ठीक है। ये सब आपका किसका पार्ट है, यजुर्वेद का पार्ट है, ओके। देन अथर्ववेद की अगर मैं बात करूं तो अथर्ववेद के अंदर आपके मैजिकल स्पेल्स कंटेन है, टूवर्ड्स ऑफ एविल, यानी आप बोलते हैं ना तंत्र विद्या जैसे हम बोलते हैं, तो जादू टोना तंत्र, सो इस टाइप की जो चीजें, इस टाइप के जो मंत्र वगैरह हैं वो किसका पार्ट है, वो आपका अथर्ववेद का पार्ट है, जिससे हम बोल सकते हैं मैजिकल स्पेल्स टुवर्ड्स द एविल। So this is all about the Shruti, in which we have studied about the Brahmans, Aranyaks, Upanishad and Vedas, and in the Vedas we have studied about the Rigvedic, Samved, Yajurved and Atharved. आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, मैं जितना बता रहा हूँ आई होप सो इतना आपके एग्जाम के लिए इनफ है। देन लेट अस टॉक अबाउट द स्मृति। स्मृति मीन्स दैट हैज बीन रिमेंबर्ड, जो कि धर्मशास्त्र, पुराण्स, वेदंगास, तंत्र एंड उपंगास, ये सब आपके किसके पार्ट है, ये सब आपके स्मृति के पार्ट है, ठीक है। धर्मशास्त्र, पुराण्स, वेदंगास, तंत्र,
तंत्र एंड उपंगास, ये सब किसके पार्ट है आपके, ये सब आपके स्मृति के पार्ट है, ठीक है। देन इफ आई टॉक अबाउट द ज्योग्राफिक लोकेशन ऑफ द यू कैन से द ऋग वैदिक पीरियड, जो कि हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक, विच इज टू बी अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक। तो अर्ली वैदिक पीरियड का अगर मैं आपको टाइम, इफ यू वांट टू राइट डाउन द टाइम ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड, then you can write that it is to be 1500 BC to 1000 BC, 2000 BC, and later Vedic period were 1000 BC to 600 BC. So this is the time period of the early Vedic and later Vedic period. अगर मैं इसकी ज्योग्राफिक लोकेशन की बात करूं, so early Vedic period were located at the bank of the river Indus, सरस्वती एंड दृशद्वती। ये 3 रिवर्स वर इंपॉर्टेंट कि अर्ली वैदिक की जो ज्योग्राफिक लोकेशन है वो आपकी इंदस, सरस्वती एंड दृशद्वती के आसपास लोकेटेड है। अगर मैं साइट्स की बात करूं तो कहाँ पे है ये, ईस्टर्न अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, ये इसकी कुछ साइट्स हैं। और लेटर वैदिक के अंदर देखें तो आपका क्या है, अब अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक में माना जाता है कि अब ये जो लोग हैं वो कहाँ चले गए थे, पंचल रीजन के अंदर चले गए थे, जो कि कहाँ पे, गंगा वैली, गंगा वैली। इसलिए जिस रीजन के अंदर आर्यंस शिफ्ट हुए थे लेटर वैदिक के अंदर, उसे क्या कहा जाता है, आर्यव्रत कहा जाता है, आर्यव्रत कहा जाता है। आई होप सो यू अंडरस्टूड अबाउट व्हाट इज द ज्योग्राफिक लोकेशन ऑफ द ऋग वैदिक पीरियड, और यू कैन से व्हाट इज द ज्योग्राफिक लोकेशन ऑफ द आर्यन, बिकॉज ऋग वैदिक पीरियड क्या है, ये हमें आर्यंस के बारे में हमें नॉलेज देता है, ठीक है, आर्यंस के बारे में बताता है। इफ आई टॉक अबाउट द ट्राइबल कन्फ्लिक्ट, यानी ऋग वैदिक टाइम के पीरियड के अंदर जो भी आपके ट्राइबल कन्फ्लिक्ट है वो क्या हुआ करते थे, तो हम देखेंगे दैट दे वर द कन्फ्लिक्ट विद द एबोरिजिनल, यानी किस टाइप की, दैट इज इंद्र वर्सेस, इंद्र को पुरांद्र भी कहा जाता है, तो हम बोल सकते हैं इंद्र वर्सेस दास के बीच में लड़ाई हुआ करती थी। यानी आप बोल सकते हैं कि सोसाइटी के अंदर जो बड़े लोग हैं, अमीर और गरीब के बीच की लड़ाई हुआ करती थी, ठीक है। सो इंद्र, जिसको कि पुरांद्र भी कहा जाता है, ठीक है, जिसको कि डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है, तो आप लिख सकते हैं दैट इज इंद्र को डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स भी के भी नाम से जाना जाता है, वर्सेस दास एंड दास्युस। तो दास मैंने आपको बताया था कौन होते हैं, दास मीन्स वो पर्सन जो कि आपके वॉर के अंदर कैप्चर हुए हैं, दास्युस मीन्स वो पर्सन दोज हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज ऑफ द टू द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, ठीक है। तो इनकी इनसे लड़ाई हुआ कर, देन आई कैन से दैट कन्फ्लिक्ट अमंग द डिफरेंट ट्राइब्स ऑफ द आर्यंस, अलग अलग ट्राइब्स के बीच में भी लड़ाइयां हुआ करती थी। इनिशियली देखें तो उस टाइम पे आपकी 5 ट्राइब्स हुआ करती थी आर्यंस के टाइम पे। इनिशियली आप बहुत बुक में पढ़ेंगे तो मेजरली आपको 5 ट्राइब्स मिलेगी, जिन्हें की पंचजन नाम से भी जाना जाता है। तो आई एम राइटिंग ओवर हियर सो दैट यू कैन राइट डाउन, दैट इज पंचजन, पंचजन। और कितनी, दैट इज देयर वर 5 ट्राइब्स जिन्हें पंचजन नाम से भी जाना जाता है, जिनमें से मोस्ट फेमस वर दी भारत, भारत एंड त्रिशु, भारत एंड त्रिशु वर दी रूलिंग आर्यन क्लैंस। क्लैंस मीन्स वंश, यानी ये जो भारत एंड त्रिशु थे वो उस टाइम के रूलिंग क्लैंस थे, यानी ये राज किया करते थे। इन्हें कौन सपोर्ट करता था, वशिष्ठ, वशिष्ठ सपोर्ट दीज 2 क्लैंस, वशिष्ठ राजा सपोर्ट दीज 2 क्लैंस, जो आज हम इंडिया का अनदर नेम है भारतवर्ष। सो इफ आई टॉक अबाउट द भारतवर्ष नेम कहां से आया है, वो आपके इसी भारत क्लैन से आया है, जो कि किसका पार्ट है, ऋग्वेदिक का पार्ट है, ठीक है। तो भारतवर्ष नेम वॉज नेम्ड आफ्टर द भारत क्लैन। ऋग्वेदिक के अंदर देयर इज ऑल्सो मेंशन द बैटल ऑफ द 10 किंग्स, फेमस बैटल ऑफ द 10 किंग वर ऑल्सो मेंशन इन द ऋग्वेदा, जो कि कहां लड़ी गई थी, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर पुरुषनी, पुरुषनी मीन्स रवि रिवर, आज के टाइम पे रवि रिवर कहते हैं। तो फेमस बैटल ऑफ 10 किंग जो कि फेमस है, वो भी इसी का पार्ट, और कहां पे हुई थी वो, पुरुषनी,
पुरुष नी, एंड इट गेव विक्ट्री टू द शूदास। इसके अंदर कौन जीता था? शूदास जीते थे। ठीक है, तो अर्ली वैदिक पीरियड की अगर मैं बात कर रहा हूं तो अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर आप ये लिख सकते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है ये आपका चालकोलिथिक पीरियड का है। ये भी एक मेरे को चीज याद आ गई, सो दैट मैं लिखना भूल गया हूँ, तो इसलिए आई एम राइटिंग ओवर हियर दैट इज चालकोलिथिक पीरियड का टाइम था अर्ली वैदिक, जो भी आपका टाइम पीरियड है। सो आई होप सो इधर तक आपको काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द ऋग्वेदिक पीरियड, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट अस टॉक अबाउट द political aspect of the early and later Vedic period. So in early Vedic age we can say जो बेसिक यूनिट हुआ करती थी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की, वो कौन सी हुआ करती थी? उसे कुल कहा जाता था या फैमिली। कुल मीन्स फैमिली। जो बेसिक यूनिट हुआ करती थी ना पॉलिटिकल यानी स्थापना की, तो अर्ली वैदिक के अंदर जैसे आज के टाइम पे फैमिली कहा जाता है, वंश कहा जाता है, उस टाइम पे कुल कहा जाता था। और इस यानी घर घर को कुल कहा जाता था, और इस कुल का जो हेड होता था उसे कुलप्पा कहा जाता था। इट इज नॉट कटप्पा, इट इज कुलप्पा। ठीक है, सो कुल का जो हेड होता था उसे कुलप्पा कहा जाता था। इसके अंदर सेवरल फैमिलीज ज्वाइन टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर किनशिप टू फॉर्म अ विलेज। बहुत सी फैमिलीज जुड़ा करती थी किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ किनशिप। आप एक तरीके से वंश टाइप बोल सकते हैं, सेम ट्राइब सेम वंश से। और वो क्या करते थे? एक विलेज बनाते थे, एक गांव बनाते थे, जिसे क्या कहते थे? ग्राम। ये जो ग्राम वर्ड है ना, जो कि आप मोस्टली आज के टाइम पीरियड पे भी सुनते हैं, ये आपका अर्ली वैदिक के अंदर ही डिस्कवर हो रखा है। यू कैन सी ओवर हेयर कि जो विलेज जो वर्ड है ये तो अब डिस्कवर हुआ है, जो ग्राम है ये ऑलरेडी डिस्कवर्ड था। तो इस टाइप से आपका ग्राम हुआ करता था, और इसका जो लीडर होता था उसको ग्रामीण कहा जाता था। जो ग्राम यानी विलेज का हेड हुआ करता था उसे ग्रामीण कहा जाता था। और जब छोटे छोटे गांव मिलके, छोटे छोटे विलेज मिलके एक लार्ज यूनिट में कन्वर्ट होते हैं तो उसे विशु कहा जाता था। और इस विशु यानी बहुत सारे गांव का जो हेड हुआ करता था उसे विशुपति कहा जाता था। सो अगर आज के टाइम पीरियड से मैं कनेक्ट करके बताऊं तो जो स्टेट होता है, स्टेट का हेड होता है सीएम। ठीक है, ऐसे ग्राम का जो हेड होता है वो होता है ग्रामीण। जब बहुत सारी स्टेट मिलके कंट्री बनाते हैं तो कंट्री की जगह पे यहाँ क्या लिखा है? विशु। और इनका जो हेड यानी पूरे इंडिया का हेड की बात करें, कंट्री के हेड की बात करूं, सो इट इज कॉल्ड टू बी प्रेसिडेंट, बट इस टाइम पे क्या कहते थे? विशुपति। विशुपति। और जो हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट हुआ करती थी उस टाइम पे, ये जो हमारा पॉलिटिकल एस्पेक्ट है ना, ये मैक्सिमम आपका 1 पेज तो ले ही लेगा। ठीक है, बिकॉज इसमें हमें काफी कुछ सीखने की है चीजें। देन इन द लेटर एस्पेक्ट बहुत सारी चीजें हमें ऑलरेडी पता चल जाएंगी। सो अगर इफ आई टॉक अबाउट द हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड, उसे कहते थे जन। जन यानी ट्राइब। ट्राइब्स को क्या कहा जाता था? जन कहा जाता था। और ये क्या होती थी? हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट। हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट कैसे? बिकॉज ट्राइब्स ज्यादा हुआ करती थी उस टाइम पे, तो वो यूनिट बनाया करती थी। ठीक है, वंश टाइप चीजें कम हुआ करती थी उस वक्त, तो ट्राइब्स हुआ करती थी। देन इन जो ट्राइबल्स का जो चीफ हुआ करता था, इन्हें क्या कहा जाता था? राजन कहा जाता था। जो आर्यंस का चीफ था उसे त्रासदायु कहा जाता था। एंड ट्राइबल चीफ वाज कॉल्ड टू बी द राजन और जनपति। ये दो नाम किसके? आपके ट्राइबल चीफ यानी जो ट्राइब्स का राजा वगैरह हुआ करता था उसे राजन या जनपति कहा जाता था। द पोस्ट में भी हेरिडेटरी। ये जो पोस्ट हुआ करती थी ना, ये हेरिडेटरी में भी हेरिडेटरी हुआ करती थी। अभी हमें वी डू नॉट हैव एनी एविडेंस, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हुई हैं, जो भी हमें सोर्सेज से पता चला है, तो हम उनके बिहाफ पे बोलते हैं। वी कैन नॉट श्योर अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ओवर हियर मे बी। तो ये पोस्ट कही जाती है कि मे बी हेरिडेटरी हुआ करती थी, यानी राजा का बेटा ही अगला राजा बना करता था, तो इसे क्या कहते हैं? हेरिडेटरी कहा जाता है। ही वॉज इलेक्टेड एंड यूज टू समिति फॉर द डिसीजन। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि ये जो पोस्ट है वो हेरिडेटरी हुआ करती थी, लेकिन जो राजन यानी
जो ट्राइबल चीफ हुआ करता था उसके हाथ में सारी पावर नहीं हुआ करती थी। ही वॉज इलेक्टेड एंड यूज्ड टू समिति फॉर डिसीजन, उसकी एक समिति बनाई जाती थी जो उसके डिसीजन मानता था, ठीक है, और उससे फैसले करवाता था। इट वॉज अ कॉमन पीपल असेंबली, समिति क्या है, समिति क्या होती थी, कॉमन पीपल्स की असेंबली हुआ करती थी। तो यू कैन राइट ओवर हेयर, समिति क्या होती थी, कॉमन पीपल की असेंबली हुआ करती थी। और इस समिति का जो चेयरमैन हुआ करता था उसे ईशान कहते थे। द चेयरमैन ऑफ द समिति वॉज ईशान। अभी और आगे पढ़ेंगे, ट्राइबल असेंबलीज भी मेंशन्ड है, वो मैं आपको नेक्स्ट पेज में बताऊंगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लेटर वैदिक पीरियड। Now let us talk about the later Vedic period. The popular assemblies of the Rigvedic time had lost their importance and royal power increased. अब जो इस टाइम पे आप देखेंगे जो असेंबलीज है, आप देखिए इससे पहले आपको असेंबलीज पढ़नी पड़ेंगी। सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू कवर दी होल अर्ली वैदिक पॉलिटिकल एस्पेक्ट, देन आई विल मूव टुवर्ड दी लेटर वैदिक, ठीक है। तो ट्राइबल असेंबलीज भी आपकी क्या है, ऋग्वेद के अंदर मेंशन है। जैसे कि सभा, सभा में कौन हुआ करता था, सभा में एल्डर्स यानी बड़े लोग, इलाइट यानी पढ़े लिखे, इलाइट एंड इंटेलेक्चुअल यानी समझदार लोग हुआ करते थे सभा के अंदर। देन समिति, देन इट इज ऑल्सो अगेन अ ट्राइबल असेंबली, दैट इज समिति, समिति मीन्स कॉमन पीपल की असेंबली। देन विधाता, विधाता क्या होता था, विधाता के अंदर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ द आर्यंस, यानी आर्यंस के लोग हुआ करते थे विधाता असेंबली के अंदर। देन गण, गण यानी बाकी के जितने रह गए। जो वुमेन है, अब आप देख सकते हैं इधर वुमेन के राइट्स भी हुआ करते थे, लेटर वैदिक में आप देखेंगे वुमेन ने लॉस्ट कर दिए थे राइट। तो वुमेन अटेंड द सभा एंड विधाता, वुमेन अटेंड द सभा एंड विधाता असेंबली। सो उस टाइम पे जो लोग हुआ करते थे वो यानी यू कैन से जो लोग हुआ करते थे वो गर्ल्स और लेडीज की भी रिस्पेक्ट किया करते थे, उनके भी राइट्स हुआ करते थे उस वक्त। तो वुमन अटेंड द सभा एंड समिति, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन दे हैड अ डेलिबरेटिव मिलिट्री एंड रिलीजियस फंक्शन, इवन वुमेन अटेंड द सभा एंड विधाता ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक टाइम। राजन शोड ईगरनेस टू विन सपोर्ट ऑफ सभा एंड समिति। राजन जो है वो क्या करता था, वो इन पे ज्यादा फोकस करता था, इनके वोट्स लेने की, सभा और समिति के, सभा और समिति के वोट लेने के लिए ज्यादा फोकस किया करता था। जो किंग है, जो किंग को जो असिस्ट करते थे, यानी किंग को जो भी बताया करते थे वो कौन थे, वो प्रीस्ट हुआ करते थे, प्रीस्ट यानी पंडित वगैरह। जो भी किंग को असिस्ट करता था वो कौन होता था, वो प्रीस्ट, प्रीस्ट को पुरोहित कहा जाता है इन अर्ली वैदिक टाइम, प्रीस्ट को पुरोहित कहा जाता है। सेनानी हेल्प्ड, सेनानी मींस आर्मी चीफ, सेनानी यू कैन से आर्मी जो हुआ करती थी, तो सेनानी हेल्प ड्यूरिंग द वॉर्स एंड बैटल्स। आज के टाइम पे हम आर्मी बोलते हैं, अर्ली वैदिक टाइम में वी कॉल टू बी सेनानी, सेनानी हेल्प ड्यूरिंग द वॉर्स एंड बैटल्स। वॉल्यूंटरी ऑफरिंग हुआ करती थी राजा को, यानी सैक्रिफाइस चढ़ाया जाता था, यानी चढ़ावा होता था राजा के प्रति, जिसे कि बलि, ठीक है, बलि कहते थे उस वक्त। और जो भी आपका बचा कुचा, यानी जो भी आपका जो कहते हैं, जो भी आपने वॉर के अंदर अर्न करा है बचा कुचा, दे वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन विधाता असेंबली, दे वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द विधाता असेंबली। विधाता असेंबली किनकी हुआ करती थी, आर्यंस की हुआ करती थी। अभी मैंने आपको बताया था विधाता जो है वो आर्यंस का इंस्टीट्यूशन था, तो जो भी वॉर के अंदर जीता जाता था वो बच जाता था, तो वो विधाता असेंबली में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था क्योंकि वो आर्यंस की थी। फॉर कैटल रिसोर्सेज ग्रामर्स यूज टू कन्फ्लिक्ट एंड इट वॉज कॉल्ड संग्राम, ठीक है। कैटल रिसोर्सेज के लिए लोग, यानी जो ग्राम है, यानी जो गांव है, वो आपस में लड़ा करते थे कैटल रिसोर्सेज के लिए, जिसे क्या संग्राम कहा जाता था। ऑफिसर ऑफ द पेस्चर ग्राउंड वॉज कॉल्ड व्रजपति, जो पेस्चर लैंड का जो ऑफिसर हुआ करता था, पेस्चर लैंड यानी जहां पे गायें चारा चरने जाती थी, उसे व्रजपति कहा जाता था। और जब कैटल रिसोर्सेज के ऊपर लड़ाई हुआ करती थी,
दो गांव के बीच में, तो उसे संग्राम कहा जाता था। युद्ध छिड़ गया दो गांव के बीच में। ही लेड दी हेड ऑफ द फैमिली कॉल्ड कुलप्पा। कुलप्पा के बारे में मैंने आपको बता दिया। इस टाइम पे अगर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूँ पॉलिटिकल एस्पेक्ट के अंदर, इस टाइम पे दैट नो टैक्स वाज कलेक्टेड। आपका टैक्स नहीं कलेक्ट होता था इस वक्त, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल एस्पेक्ट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लेटर वैदिक पॉलिटिकल एस्पेक्ट। अब इस टाइम पे मैंने आपको अभी लास्ट अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर 4 असेंबलीज पढ़ाई थी। सब इस टाइम पे जो पॉपुलर असेंबलीज है ना, जो ऋग्वेदा टाइम की जो पॉपुलर असेंबली थी, दे हैड लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस और रॉयल पावर इंक्रीज हो चुकी थी इस टाइम पे। क्योंकि आप धीरे धीरे देखेंगे तो राजा महाराजा का टाइम पीरियड आने लग गया था, तो इसलिए जो असेंबलीज थी उन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस लूज कर दी थी। जो विधाता असेंबली है, इट वॉज कंप्लीटली डिसअपियर्ड। आर्यंस की जो असेंबली ऑकर जिसे विधाता कहा जाता था, वो तो कंप्लीटली डिसअपियर हो गई थी। एंड सभा एंड समिति कंटिन्यूड। सभा एंड समिति होती तो थी, लेकिन देयर कैरेक्टर्स वर चेंज। उनका जो तरीका हुआ करता था वो चेंज हो गया था। आप देखें क्या हो गया था कि दैट वुमेन्स वर नॉट अलाउड टू सिट इन द सभा। और अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर वी हैव स्टडीड दैट वुमेन्स वर अलाउड टू सिट इन सभा एंड समिति, बट नाउ वुमेन्स वर नॉट अलाउड टू सिट इन सभा। अगेन वेरी मोस्ट important difference between the early and later Vedic period। आपसे एग्जाम से पूछा जा सकता है इस तरीके के क्वेश्चन, तो आपको पता होने चाहिए। They were dominated by the nobles and brahmins। तो अगर मैं बात करूं अब सभा ये एंड समिति को कौन डोमिनेट करता था, इधर आपके ब्राह्मण्स आ गए थे और नोबल्स लोग आ गए थे, इलाइट लोग आ गए थे। जो एरियाज जो हैं उस अब लेटर वैदिक टाइम के अंदर जब जो एरियाज के नाम दिए गए वो किस पे दिए गए, ट्राइब्स के नेम पे दिए गए। जैसे कुरुक्षेत्र आज भी फेमस है, जहां पे आपका अर्जुन और कृष्ण जी जो कि आपका महाभारत लड़ी गई थी, ठीक है, वो कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी, तो ये जो नाम है ट्राइब्स के बेस पे है। देन पंचाला रीजन, ठीक है, ये सब क्या है अब लेटर वैदिक टाइम के अंदर आपके ट्राइब्स के बेस पे आपके जो एरियाज के जो नेम है वो देने जाने लगे थे। जो टर्म राष्ट्र है वो फर्स्ट टाइम अकर हुई थी इसी वक्त। राष्ट्र शब्द का निर्माण जो है वो आपका लेटर वैदिक टाइम पीरियड के अंदर ही हुआ था। इस टाइम पे जो लोग हैं वो टेरिटोरियल लॉयल्टी टुवर्ड शिफ्ट हो चुके थे, ठीक है। अब वो अपनी टेरिटरी की टुवर्ड्स लॉयल हुआ करते थे। द चीफ रिसीव्ड वॉलंटरी बलि फ्रॉम विश। विश यानी कॉमन पीपल। इसमें जो चीफ है यानी जो राजा है वो क्या क्या करता था, सेक्रीफाइस लिया करता था लोगों के, यानी जो भी चढ़ावा वो करता था वो लिया करता था, जो कि बलि, जो बलि मैंने आपको बताया था ना, क्या है, वॉलंटरी ऑफरिंग्स फ्रॉम पीपल टू द किंग। और इस टाइम पे कॉमन पीपल क्या कहा जाता था, विश कहा जाता था। विश नॉट मीन्स जहर, ठीक है, विच मीन्स कॉमन पीपल। द पोस्ट ऑफ द चीफ बिकम हेरिडिटरी। इस टाइम पे भी क्या थी, जो चीफ की पोस्ट थी वो क्या थी, हेरिडिटरी थी। इस टाइम पे प्रोमिजिनेचर फॉलोड हुआ करता था। प्रोमिजिनेचर मीन्स जो एल्डेस्ट सन सबसे बड़ा बेटा हुआ करता था वही सक्सीड करता था अपने राजा राजा की पोस्ट को। द एल्डेस्ट सन सक्सीड हिज फादर, ठीक है, तो बड़ा बेटा राजा बनता था। अब इस टाइम पे जो था हेरिडिटरी थी, वो हेरिडिटरी मीन्स लड़के लड़की से फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन इस टाइम पे लड़का ही राजा बनता था। देन किंग इन्फ्लुएंस दी इज स्ट्रेंथन बाय द रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस। अब जो है इस टाइम पे आपने पढ़ा होगा काफी सारे आपकी यज्ञ क्रियाज शुरू हो गई थी। कब, आपके लेटर वैदिक टाइम पे। तो कुछ सेक्रीफाइसेस, कुछ यज्ञ मैंने लिखे हैं जो कि काफी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दैट इज राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ या यज्ञ, जिसके अंदर राजा को सुप्रीम पावर मिलती थी, ठीक है। इस यज्ञ के द्वारा राजा को सुप्रीम पावर दी जाती थी। ऐसा माना जाता है कि ये यज्ञ करने से वो काफी शक्तिशाली हो जाया करता था। देन अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, इसके अंदर क्या होता था, जो भी टेरिटरी का पार्ट, जो भी टेरिटरी का पार्ट रॉयल हॉर्स कवर्ड करेगा, एक घोड़े को दौड़ाया जाता था, जितना भी पार्ट वो कवर करेगा वो किसके अंडर होगा, राजा के अंडर होगा, विदाउट एनी इंटरप्शन।
ऐसे घोड़े को छोड़ दिया जाता था और वो जितना भी एरिया कवर करके आएगा, द होल एरिया वुड बी अंडर द चीफ। ठीक है। देन वाजपेय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, इसके अंदर क्या होती थी, हॉर्स चैरिट रेस हुआ करती थी। देन संघित्री, जो कि टैक्स कलेक्शन ऑफिसर, टैक्स कलेक्शन ऑफिसर को संघित्री कहा जाता था। देन अंगुष्ठान यज्ञ, अंगुष्ठान यज्ञ, जिसके अंदर सोमरस और एनिमल सेक्री, यानी इसके अंदर बलि चढ़ाई जाती थी। अब इसके अंदर बलि चढ़ाई जाती थी। लेटर वैदिक पीरियड के अंदर वी विल सी दैट पॉलीगेनी वाज फॉलोड। पॉलीगेनी मींस एक से ज्यादा पत्नियां हुआ करती थी। यही तो कल्चर आया था आपका राजा महाराजा के टाइम पे कि उनकी एक से ज्यादा पत्नियां हुआ करती थी, एक से ज्यादा हस्बैंड नहीं हुआ करते थे। तो इस फीचर को क्या कहा जाता है, पॉलीगेनी। तो ये हमने लेटर वैदिक के अंदर देखा। जो आश्रम के 3 स्टेज थे वो भी इस टाइम पे डिस्कवर हो चुके थे, जो कि आपने सुने होंगे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। वैसे तो 4 होते हैं, लेकिन 3 की डिस्कवरी हो चुकी थी, जो कि थी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एंड वानप्रस्थ। जो कि संन्यास, जो कि आखिरी स्टेज हुआ करता था, वो आपका डेवलप्ड नहीं हुआ था। सिर्फ 3 स्टेज थे, दैट इज ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एंड वानप्रस्थ। आई होप सो आपको पॉलिटिकल एस्पेक्ट तो काफी अच्छे समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टुवर्ड द सोशल एस्पेक्ट। सो अब आपको ज्यादा बड़े बड़े नहीं दिखेंगे, क्योंकि हमने जो फर्स्ट स्टेज होता है ना, वही थोड़ा लेंदी होता है, बाकी सब आसान हो जाता है। सोशल एस्पेक्ट के अंदर बात करें किस टाइप की सोसाइटी हुआ करती थी, सो अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर सोसाइटी वॉज ट्राइबल इन नेचर। ट्राइबल सोसाइटी हुआ करती थी, जो कि किनशिप पे बेस्ड हुआ करती थी। ठीक है। सोसाइटी कैसी हुआ करती थी, पैट्रियार्कल नेचर हुआ करती थी, यानी मेल शिफ्टेड टूवर्ड्स, यानी पैट्रियार्कल, यानी आप कह सकते हैं कि इस टाइम पे अगर शादी हो गई तो लड़कियां कहाँ जाती थी, लड़के के घर जाती थी। घर में जो हेड हुआ करता था उसे किसे माना जाता था, लड़के को माना जाता था। ठीक है। सो मेल माइंडेड सोसाइटी हुआ करती थी। देन बेसिक यूनिट जो है वो सोसाइटी की उस टाइम पे जो फैमिली थी, अगेन उसे ग्रहम कहा जाता था, और इसका जो हेड था, अब सोसाइटी के अंदर जो सोसाइटी का हेड हुआ कर, सोसाइटी को तो ग्रहम कहा जाता था। ठीक है। जो बेसिक यूनिट थी सोसाइटी को, फैमिली थी, उसे ग्रहम कहा जाता था। लेकिन जो इसका हेड हुआ करता था उसे गृहपति कहा जाता, क्योंकि जो फैमिली के अंदर जो हेड होता है ना, अभी आपके घर में जो सबसे एल्डर पर्सन होगा वही हेड होता है। तो इस टाइम पे जो हेड हुआ करता था उसे गृहपति कहा जाता था, और जो गृहपति की वाइफ हुआ करती थी उसे सप्तनी कहा जाता था। गृहपति की वाइफ को सप्तनी कहा जाता था। गृहपति कौन होता था, एल्डेस्ट मेंबर होता है, एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है, उसे ही गृहपति का दर्जा दिया जाता था। जो पोजीशन थी आप देखेंगे अर्ली वैदिक के अंदर, वो काफी बेटर थी सोसाइटी के अंदर एज कंपेयर टू द लेटर वैदिक। अभी हमने लास्ट के अंदर पढ़ा था ना, वुमेन को तो हटा ही दिया गया था सभा से लेटर वैदिक के अंदर। तो हम बोल सकते हैं कि द सोसाइटी के अंदर द पोजीशन ऑफ द वुमेन वाज बेटर देन द लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड। जैसे कि आप कुछ एग्जांपल दे सकते हैं दैट इस टाइम पे जो आपकी वुमेन पोइट्स कुछ दैट इज मैत्रेय, गार्गी, अपाला, विश्वरा, ये सब आपकी कब की टाइम पीरियड है, ये आपका अर्ली वैदिक टाइम पीरियड है। इस टाइम पे नो चाइल्ड मैरिज वॉज प्रैक्टिस, सती वॉज ऑल्सो प्रेजेंट। चाइल्ड मैरिज नहीं हुआ करती, सती एबसेंट। सती यानी हम बोलते हैं ना, सती एक प्रैक्टिस हुआ करती थी जिसके अंदर जो अगर हस्बैंड की डेथ हो जाया करती थी, तो जो उसकी वाइफ हुआ करती थी उसको भी उसके साथ जला दिया जाता था। ठीक है। उसी वक्त ये होती थी सती क्रिया। इस टाइम पे हम देखेंगे बाय द एंड, जैसे जैसे अर्ली से लेटर वैदिक में जा रहे थे, इस टाइम पे हमने देखा दैट सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू द 4 कास्ट, जिसे हम वर्ण सिस्टम भी कहते हैं। तो इस टाइम पे आपका बाय द एंड यू कैन से वर्ण सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड, 4 कास्ट सिस्टम, जो कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य एंड शूद्र, ये आपके डिस्कवर हो चुके थे। वर्णा जो था, वर्णा सिस्टम जो था, वो आपका किस पे बेस्ड था, वो आपका ऑक्यूपेशन पे बेस्ड था। इस टाइम पे आप देखेंगे जो वर्णा सिस्टम था आपका, वो ऑक्यूपेशन बेस्ड था। देयर वाज मोबिलिटी अमंग वर्णा। इस टाइम पे क्या है कि लोग जो है वो शिफ्ट भी हुआ करते थे, कोई ब्राह्मण से क्षत्रिय बन गया,
कोई शूद्र से वैश्य बन गया, कोई सीधा वैश्य से क्षत्रिय बन गया। तो अभी क्या हुआ करती थी, इस टाइम पे आपकी मोबिलिटी तो हुआ करती थी अर्ली वैदिक टाइम के अंदर। जो पहले तीन जो आपके वर्ण है, दैट इज क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, ये तो द्विजा स्टेटस कह सकते हैं, इंजॉय क्या कर द्विजा स्टेटस, दैट इज DVIJA, द्विजा स्टेटस। द्विजा स्टेटस मीन्स ट्वाइस वन, ऐसा कहा जाता था कि इनका तो पुनर्जन्म होता है, क्योंकि शूद्रास को क्या है ना, लोअर कास्ट माना जाता था। आज भी आप देखेंगे कि इसको लोअर कास्ट ही ट्रीट किया जाता है। हालांकि अब ऐसा नहीं है, मॉडर्न टाइम्स के अंदर कास्ट सिस्टम इतना नहीं है, लेकिन समवेयर गांव के अंदर ये चीजें आज भी मानी जाती है। तो क्षत्रिय जो है वो सबसे ऊपर रखे गए थे। देन लेट अस टॉक अबाउट द अर्ली वैदिक पीरियड। अब जो वर्ण सिस्टम है ना, वो इस टाइम पे तो थॉरली स्टैब्लिश हो चुका था, और वो कैसा हो गया था, हेरिडिटरी हो गया था। इस टाइम पे क्या था, वो ऑक्यूपेशन बेस्ड था। वर्ण सिस्टम वाज ऑक्यूपेशन बेस्ड, लेकिन नाउ इन लेटर वैदिक पीरियड इट बिकेम दी हेरिडिटरी। अब जो अगर बच्चा पैदा हुआ तो वो अब आपके वंश का ही हुआ। पहले तो मोबिलिटी भी हुआ करती थी, लोग शिफ्ट कर दिया करते थे एक से दूसरे वर्ण के अंदर, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ करता था। इसमें क्या हुआ करता था कि जो अपर टू क्लासेस है, या हम बोल सकते हैं पहले तो ऑक्यूपेशन बेस्ड था, अब हेरिडिटरी हो गया। जो अपर क्लासेस है वो प्रिविलेज एंजॉय किया करती थी, यानी क्षत्रिय तो सबसे ज्यादा प्रिविलेज एंजॉय किया करती थी। एंड ब्राह्मण को तो प्रीस्ट यानी पंडित तो माना जाता था, तो ये तो अगेन इनको तो काफी अच्छे से ट्रीट किया जाएगा। देन वैश्य डिवोटेड देमसेल्व्स टुवर्ड दी ट्रेड। ठीक है, वैश्य जो कम्युनिटी हुआ करती थी, इन्हें ज्यादातर ट्रेड से नापा जाता था कि इनका जो काम काज है वो क्या होता है, ट्रेड है। और ये टैक्स पेइंग क्लास हुआ करती थी, और किन्हें सर्व होता था ये टैक्स, अपर टू क्लासेस को। वैश्य जो है वो काम करते थे, ट्रेड के अंदर काम करते थे, वो वैश्य थे, और ये क्या करते थे, टैक्स पे किया करते थे। किनके लिए, अपर टू क्लासेस के लिए। जो शूद्रस है, शूद्रस को कहा जाता था देवर मीन टू सर्व दी अपर क्लासेस, तो उन्हें कहा जाता था ये जो अपर थ्री क्लासेस है ना, इनको सर्व करेंगे कौन, ये शूद्र। इसके अंदर स्लेव वगैरह, स्लेव, दासी ये किस में आया करते थे, आपके शूद्र के अंदर आते थे। आई होप सो आपको काफी कुछ चीजें समझ में आ रही होगी। तो अगर हम देखें तो शूद्र के अंदर उस टाइम पे क्या हुआ करती थी, बल्क पॉपुलेशन हुआ करती थी। चाइल्ड मैरिज अब क्या हो गई थी, कॉमन हो गई थी। इसके अंदर तो चाइल्ड मैरिज एब्सेंट थी अर्ली वैदिक के अंदर। देन वुमेन लॉस्ट देयर पॉलिटिकल राइट्स ऑफ अटेंडिंग दी असेंबलीज, जो कि हमने प्रीवियस पॉलिटिकल एस्पेक्ट के अंदर वी हैव स्टडीड। आश्रम सिस्टम वॉज फॉर्म टू अटेन दी पुरुषराथ। आश्रम सिस्टम वॉज फॉर्म टू अटेन दी पुरुषराथ। पुरुषराथ के अंदर कौन रहते, धर्म, अर्थ, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये क्या है आपके पुरुषार्थ है। ये आपने पढ़े होंगे, ठीक है, धर्म, अर्थ, काम, और लास्ट स्टेज क्या होता है आपका, मोक्ष। मोक्ष यानी मुक्ति। आप धर्म करें, अपना कार्य करते रहे, अपना काम करते रहे, और फिर लास्ट क्या होता है आपको, मोक्ष। ये क्या है आपका पुरुषार्थ है। देन लर्न ऑफ आर्ट राइटिंग इंट्रोड्यूस भी हुई थी आपकी लेटर वैदिक टाइम के अंदर। तो इस टाइप की आपकी सोसाइटी हुआ करती थी। इफ आई टॉक अबाउट द इकोनॉमिक एक्सपेक्ट, चलिए सोशल पढ़ लिया तो इकोनॉमी एस्पेक्ट भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि इकोनॉमी एस्पेक्ट क्या कहता है। आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड टुवर्ड द रिलीजियस एस्पेक्ट। सो अगर हम काम काज देखें तो आर्यंस कैसे हुआ करते थे, सेमी नोमैडिक हुआ करते थे। हालांकि गाय वगैरह तो थी, पेस्टोरल नोमैड्स हुआ करते थे, बुलक्स भी हुआ करती थी उस टाइम पे, काव बुलक्स हुआ करती थी, तो ये नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट तो हुए, ठीक है, लेकिन और भी काम करते थे, ठीक है, वर्दा। और ये जो काम हुआ करता था, ये क्या होता था, मोस्ट वैल्यूज पोजेशन हुआ करता था। और जो दूसरा उनका काम था, मेन मोड जो एक्सचेंज था वो था आपका एग्री, मेन मोड अगर देखा जाए एक्सचेंज वाला, वो भी काव हुआ करता था, क्योंकि कॉइन्स तो डिस्कवर हुए नहीं थे। आपका जो बार्टर सिस्टम के अंदर जो आपका एक्सचेंज हुआ करता था वो क्या थी, काव। तो इसलिए जिसके पास गाय हुआ करती थी ना सबसे ज्यादा, उसे काफी अमीर माना जाता था। जिसके पास ज्यादा गाय हुई वो काफी ज्यादा अमीर है, क्योंकि जो बार्टर सिस्टम के अंदर
क्या हुआ करता था, इस काव के बदले एक्सचेंज हुआ करता था, ये मोड ऑफ एक्सचेंज हुआ करता था। और दूसरा प्रोफेशन क्या था, एग्रीकल्चर हुआ करता था आपका, ठीक है। इसलिए इधर सेमी नोमैडिक इन्हें कहा गया है, क्योंकि एग्रीकल्चर भी आपका दूसरा प्रोफेशन हुआ करता था। और जो एग्रीकल्चर लैंड हुआ करती थी उसे उर्वरा या क्षेत्र कहते हैं। जो एग्रीकल्चर लैंड हुआ करती थी उसे उर्वरा या क्षेत्र कहते हैं। और जो पेस्चर लैंड यानी जहां गाय भेड़ बकरियां चरती थी उसे गव्यति कहते हैं, उसे गव्यति कहते हैं। कारपेंट्री वॉज ऑल्सो अनदर प्रोफेशन, ठीक है। कारपेंट्री भी उस टाइम पे प्रोफेशन इमर्ज हो चुका था अर्ली वैदिक के अंदर, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ वुड्स होने लग गई थी, फॉरेस्ट हुआ करते थे, तो लोगों में समझ आ रही थी, ठीक है। तो इसलिए कारपेंट्री भी आपका अनदर प्रोफेशन इमर्ज हो चुका था बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट। Pottery making was also practiced at that time. Pottery making was also another occupation. Then trade system was another. Trade तो हमने देखा वैश्य जो करते थे, तो trade was also an important activity. और trade कहाँ पे हुआ करता था, जो रिवर के थ्रू हुआ करता था। तो रिवर सर्व्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रिवर वॉज सर्व्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और जो ट्रेड जो है वो कैसे हुआ करता था, आपका बार्टर सिस्टम पे। अभी मैंने आपको बताया मोड ऑफ एक्सचेंज क्या हुआ करता था, का हुआ करता था। जैसे ही एंड होने लगा या हम लेटर वैदिक में शिफ्ट होने लगे तो आपके गोल्ड कॉइन्स की डिस्कवरी हुई। लेटर आपके गोल्ड कॉइन जिसे निष्क कहा जाता है ये यूज होने लगे थे। गोल्ड कॉइन्स की डिस्कवरी हुई जिसे निष्क कहा जाता है। तो धीरे धीरे काउ से कॉइन्स में शिफ्ट हो गया था मोड ऑफ एक्सचेंज। देन लेट अस टॉक अबाउट द लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड के अंदर आयरन वॉज यूज एक्सटेंसिवली। सो आयरन का यूजेज बहुत हुआ करता था लेटर वैदिक पीरियड के अंदर। एंड दिस इनेबल द पीपल टू क्लियर द फॉरेस्ट। इससे वो फॉरेस्ट क्लियर करने लग गए थे, ठीक है। कुल्हाड़ी फावड़े जैसी चीज आ चुकी थी उस टाइम पे, आप बोल सकते हो। देन एग्रीकल्चर बिकम द चीफ ऑक्यूपेशन। अब ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे शिफ्ट कर चुके थे। और इसके अंदर अगर हम देखें काफी ज्यादा प्रोडक्शन हुआ करता था किसका, बार्ले राइस और वीट का। बार्ले को यावम, राइस और वीट को गोधुमा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप याद रख सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी क्रॉप थी वो कौन सी थी, बार्ले राइस एंड वीट। यही फर्स्ट आपकी प्रोडक्शन होना स्टार्ट हुए थे। देयर वर ग्रेटर स्पेशलाइजेशन, उधर अलग ही स्पेशलाइजेशन भी शुरू हो गए, जैसे कि मेटल का काम, कारपेंट्री, लेदर वर्क, पॉटरी मेकिंग के अंदर आपकी ड्राइंग्स वगैरह शुरू हो गई थी लेटर वैदिक के अंदर। तो इधर क्या है, स्पेशलाइजेशन होने लग गई थी। अब क्या है, वैश्यस तो आपके ट्रेड में हुआ करते थे, लेकिन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ट्रेड होने लग गए थे। ट्रेड और कॉमर्स में थे आपके वैश्यस, लेकिन इंटरनल और एक्सटर्नल यानी फॉरेन ट्रेड भी आपके होने लग गए थे इस टाइम पे। और इन्होंने आपस में मिलके गिल्ड बनाए यानी गण बनाया इन्होंने। बिसाइड निष्क जाकी गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन भी डिस्कवर हुए जो कि सतमना एंड कृष्णमाला, सिल्वर कॉइन जैसे कि सतमना एंड कृष्णमाला भी आपकी आ चुके थे एज अ मोड ऑफ एक्सचेंज। जो एग्रीकल्चर के अंदर आपका सरप्लस फूड हुआ करता था, तो इस टाइम पे वो क्या है, सेव करना सीखे। देन डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेड होने लगा, ट्रेड एंड कॉमर्स, जिसकी वजह से सिटीज और टाउन्स की आपकी डेवलपमेंट हुई। अब एग्रीकल्चर सरप्लस होने लगा, पॉपुलेशन बढ़ने लगी, ठीक है, ट्रेड अच्छे से होने लगा, जिसकी वजह से सिटीज और टाउन्स की डेवलपमेंट हुई। न्यू सिटीज जैसे कि हस्तिनापुर एंड कौशंबी, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट कब डिस्कवर हुई थी, ये आपकी कब आई थी, लेटर वैदिक के अंदर। सो आई होप सो ये आपको इकोनॉमिक एस्पेक्ट काफी अच्छे समझ में आया होगा। Now move toward the religious aspect. In the religious aspect, if I talk about the early Vedic period, so Rig Vedic Aryans worshipped forces of nature and venerated them. So ज्यादातर देखा जाए हमने ऐसी चीजें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही पढ़ी कि वो नेचर को ज्यादा वर्शिप किया करते, नेचर की पूजा किया करते थे। अगर आज भी आप कोई ट्राइबल लोग देखोगे ना, तो वो पेड़ों की पूजा करते हैं, जंगलों में ही रहना प्रेफर करते हैं, ठीक है। उधर से वो अपनी मेडिसिन बनाते हैं, ठीक है। हवा को पूजते हैं, पानी को पूजते हैं। अगर आप अंडमान निकोबार में जाएंगे तो उधर सेंथालीस करके ट्राइब है जो कि उधर ही आपको मिलती है, और वो अपने एरिया में
ऐसे लोगों को आने नहीं देते हैं उधर। ट्रैवल भी इतना नहीं, टूरिज्म इतना नहीं हो पाता, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कई बार तो उधर बैन लगाना पड़ता है कि लोग उधर ना जाए, ठीक है। तो वो लोग वहीं पे रहते हैं, उन्हें बाहर की लाइफ से लेना देना ही नहीं है, क्या चल रहा है, वो वैसे ही हाफ क्लोथ में रहते हैं, ठीक है, वही हंटिंग वगैरह रहती होगी शायद। तो इस टाइप के जो लोग हैं वो नेचर को वर्शिप किया करते थे। हाइम्स यानी मंत्र बनाए गए थे उनकी पूजा करने के लिए। जैसे कि कुछ मैं आपको उनके गौर बताना चाहूँ, इंद्र को वो, इंद्र जो है वो बहुत ही ज्यादा इनकी पूजा किया करते थे, इंद्र की, जिन्हें की पुरांदर नाम से भी जाना जाता है। इन्हें गॉड ऑफ रेन्स कहते हैं, गॉड ऑफ रेन और वॉर कहते हैं, या डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स मैंने आपको बताया था ना। तो इनकी ज्यादा पूजा की जाती है। इनके ऊपर 250 हाइम्स है ऋग्वेद के अंदर, इंद्र के ऊपर 250 मंत्र हैं। देन अग्नि की पूजा की, आग की पूजा करते थे, और इसके ऊपर आपके 200 हाइम्स लिखे गए हैं। धूमकेतु, धूमकेतु भगवान को क्या माना जाता था कि ये इंटरमीडिएट है ह्यूमन, यानी भगवान से इंसान को मिलाने के लिए धूमकेतु की पूजा की जाती थी। वरुण जो कि आपका क्या है, गॉड ऑफ वाटर, यानी गॉड ऑफ वाटर जो है वो कौन थे, वरुण, ठीक है। देन सोम, सोम यानी गॉड ऑफ प्लांट। आज भी जो इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स यानी जो शराब वगैरह है वो इन्हीं के नाम पे बनाई गई है, सोम, ठीक है। सोमरस कहते हैं ना, पुराने आप संस्कृत में वर्ड देखेंगे सोमरस, सोमरस मीन्स इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स, जो कि गॉड ऑफ प्लांट्स थे उस वक्त, ठीक है। तो अगर ये जो आपको नाम कहाँ मिलेगा, सोम के ऊपर एक बार क्वेश्चन भी आ रखा है, तो आपका 9th मंडल में आपको मिलेगा ये नाम, 9th मंडल जो कि ऋग्वेद के अंदर है। देन मारुत, मारुत कौन है, गॉड ऑफ स्टॉर्म। अगर जैसे कि तूफान वगैरह आ गया तो वो मारुत की पूजा किया करते थे, उन्हें शांत किया करते थे, ऐसा माना जाता है। अब ये तो आपने देखी, ये सारे क्या है, मेल गॉड है। तो कुछ फीमेल डिविनिटीज भी हुआ करती, जैसे कि अदिति एंड उषा, अदिति एंड उषा वर द फीमेल डिविनिटी। देन लेटर वैदिक के अंदर बात करें तो गॉड जो अर्ली वैदिक के हुआ करते थे वो ज्यादातर अपनी इंपॉर्टेंस लॉस्ट कर चुके थे, जैसे कि पशुपति, ठीक है। अब नया कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ था त्रिमूर्ति का, आपने मूर्ति देखी होगी, मैं इधर वो फोटो आई थिंक मैं डालना भूल गया, यस ये है त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति वाला कॉन्सेप्ट आप देखेंगे, इस तरीके से मूर्ति हुआ करती थी। त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ था जो कि पशुपति, विष्णु और रुद्र की हुआ करती थी, ठीक है। लोग इनकी पूजा करने लग गए थे। सेपरेट गॉड, अब जो शूद्र है ना उनके लिए सेपरेट गॉड बना दिया गया था, दैट इज पुष्ण, की वो उनकी पूजा किया करेंगे। जो शूद्र है वो पुष्ण की पूजा किया करेंगे, बाकी किसी की नहीं किया करेंगे। कास्ट सिस्टम जो आप देख सकते हैं कि इस वाले पॉइंट से आप लिख सकते हैं कि जो कास्ट सिस्टम है वो कहाँ पे शिफ्ट कर चुका था। कास्ट सिस्टम आपका गॉड्स के अंदर भी एक्सटेंड हो चुका था, कि वैश्यस के लिए अलग, शूद्रस के लिए अलग। जो मोड ऑफ वर्शिप है वो चेंज हो चुका था। अब सेक्रीफाइसेस ने गेन कर ली थी अपनी इंपॉर्टेंस, ठीक है। मोड ऑफ वर्शिप चेंज, सेक्रीफाइसेस गेन इंपॉर्टेंस, यानी जो ज्यादा बलि दे रहा है, जो ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहा है वो ज्यादा पाएगा। और जो गाय वगैरह रखा करते थे उन्हें गोघन कहते थे इस टाइम पे, गोघन, दैट इज GOGHANA, गोघन, हु फेड ऑन कैटल, जो गाय वगैरह कैटल्स वगैरह रखा करते थे। अब इस टाइम पे हम देखेंगे ब्राह्मण जो है उन्होंने मोनोपोली राइट ले लिया था, कि ये जो कह रहे हैं वो सच है, इनके पास ही सुप्रीम नॉलेज है, इन्हें ही सृष्टि का ज्ञान है, ऐसा माना जाता। तो ब्राह्मण हैड गेन दी मोनोपोली, दे वर गिवन दी दक्षिणा, दक्षिणा, दक्षिणा यानी इन्हें कोई भी रिचुअल, कोई भी यज्ञ परफॉर्म करने के लिए इन्हें दक्षिणा, गिफ्ट दिए जाते थे। और गिफ्ट के अंदर इन्हें दक्षिणा में क्या दी जाती थी, काओ या वुमेन स्लेव्स, काओ या वुमेन स्लेव्स इन्हें दिए जाते थे एज अ दक्षिणा, किन्हें, ब्राह्मण्स को। तो इस टाइप का इनका रिलीजियस एस्पेक्ट हुआ करता था। सो इस टाइम पे हम अगर मैं आपको बताऊं तो कैटल जो है ना वो इस टाइम पे वेल्थ या वेल्दी पर्सन से एसोसिएट हुआ करती थी, जिसे कि गोमत कहा जाता था, GOMAT, जिसे गोमत किया जाता था। और लोग इसी के पीछे लड़ा करते थे,
गाय के पीछे जिसके पास ज्यादा गाय होगी यानी वो इस टाइम का सबसे ज्यादा अमीर पर्सन है। ठीक है, तो इसे क्या कहते थे जब वॉर हुआ करती थी तो उसे गविस्थी कहते थे। गविस्थी वर्ड भी आप देखेंगे। और जो राजन है वो रिस्पॉन्सिबल हुआ करता था इस काउस को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसलिए राजन को एक दूसरा नाम भी दिया गया था लेटर वैदिक के अंदर, गोपा या गोपति। गोपति। ठीक है, तो ये था आपका ओवरव्यू और आई होप तो आपको काफी चीजें अच्छे समझ में आई होगी। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अभी हम महाजनपदा पढ़ेंगे। लेकिन बिफोर टू एंड, दो प्रीस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया जिन्होंने ऋग्वेद के अंदर, वो थे आपके वशिष्ठ एंड विश्वामित्र। वशिष्ठ एंड विश्वामित्र। वशिष्ठ तो मैंने आपको बताया था, इन्होंने भारत एंड तिशु क्लैंस को सपोर्ट करा था। और जो विश्वामित्र है, ही कंपोज व्हाट, ही कंपोज गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र, हु कंपोज गायत्री मंत्र, दैट इज विश्वामित्र। ठीक है, सो ये था आपका ऑल अबाउट द वैदिक एज। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द महाजनपदा। सो आई होप सो यू लाइक द वीडियो और कमेंट में जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा।